नमस्कार साथियों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीटीईटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि पर्यावरण का है। बाल विकास के प्रैक्टिस सेट और बाल विकास का पाठ्यक्रम मेरे द्वारा कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है और आज से मैंने पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट भी डालना स्टार्ट कर दिया है। आप इनको ज़रूर देखें, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। वर्तमान सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण स्थान है व्यक्ति का, शिक्षा का, रीति रिवाजों का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वर्तमान जो सामाजिक संदर्भ है अगर हम इनमें देखते हैं तो व्यक्ति, शिक्षा, रीति रिवाज और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा का। ठीक है, वर्तमान सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण स्थान किसका माना गया है? शिक्षा का। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संबंधों का जाल माना गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, सामाजिक संबंधों का जाल। पहला ऑप्शन है परिवार को, सेकंड है समाज को, तीसरा है व्यक्तियों को और लास्ट है सभी को। तो हम कह सकते हैं कि समाज में परिवार होता है, समाज होता है, व्यक्ति होते हैं, लेकिन अगर सामाजिक संबंधों के जाल की हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समाज। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, समाज को। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामाजिक संबंधों का जाल समाज को माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, वर्ग 3 की जो हमारी प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा है उसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन वनों से संबंधित आएगा ही आएगा, ध्यान रखें आप लोग। तो क्वेश्चन हमारा, भारत में भौगोलिक वन संपदा का वन क्षेत्रफल है। हमारे भारत की अगर हम बात करें तो इसमें वन कितने % क्षेत्रफल पर है? पहला ऑप्शन है 20.64, अगला है 20.96, सेकंड उसके अगला है 21.64 और लास्ट ऑप्शन है हमारा 21.96। तो भारत में भौगोलिक जो वन संपदा है उसका जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20.64% भौगोलिक संपदा, टोटल जो क्षेत्रफल है उसके 20% 0.64 पर हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों के प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है भारी वर्षा को कम करना, पक्षियों का पोषण करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना या उपरोक्त सभी। देखिए, भारी वर्षा को कम करना, पक्षियों का पोषण करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में जब ऑप्शन दिखता है कि उपरोक्त सभी, तो बिना ज़्यादा सोचे समझे सारे बच्चे क्या करते हैं, उपरोक्त सभी को टिक कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मेरा मानना है कि आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है वनों के प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ। तो इसमें आप देखिए जो सा ऑप्शन है वनों से लकड़ी प्राप्त करना। ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट होता है वनों से, तो वनों का प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण हो जाएगा वनों से लकड़ी प्राप्त करना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सा, वनों से लकड़ी प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वन नीति सर्वप्रथम कब अपनाई गई? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो भारत में वन नीति सबसे पहले कब अपनाई गई? 1984, 1894, 1784 या 1794। तो क्या होगा इसका आंसर? भारत में वन नीति सबसे पहले कब अपनाई गई? 1984, 1894, 1784, 1794। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है, 1894। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, भारत में वन नीति जो है सबसे पहले वो 1894 में अपनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सौर सेल का उपयोग किया जाता है संचार यंत्रों में, टीवी में, खनिज तेल की खदानों में या उपरोक्त सभी में। सौर सेल है ना, देखिए संचार यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है, टीवी में भी होता है, टेलीविज़न, और खनिज तेल की खदानों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी में। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर नहीं प्रिंट हो पाया, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? परिवार किसका एक संघ है? उपभोग का, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, वैवाहिक व्यवस्था का या उपरोक्त में से कोई नहीं। परिवार किसका एक संघ है? अब आपको ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको तीनों ही आंसर जो हैं वो सही दिख रहे होंगे, लेकिन अब चूंकि यहाँ से उपरोक्त या फिर सभी दिया होता तो हम उस पर टिक करते, लेकिन हमें किसी एक आंसर को यहाँ से सिलेक्ट करना है।
तो उपभोग परिवार में होता है, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वैवाहिक व्यवस्था अनिवार्य होती है परिवार में। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर है बा, बी ऑप्शन इसका सही है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का परिवार एक संघ माना गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध है। शारदा एक्ट बहुत फेमस रहा है। पहला ऑप्शन है इसका बाल विकास, सेकंड है दहेज प्रथा, सा है बाल शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा। तो शारदा एक्ट का संबंध क्या हो सकता है बताएं आप लोग? बाल विकास, दहेज प्रथा, बाल शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है, बाल विकास। याद रखिएगा 1930 का केस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। शारदा एक्ट का संबंध बाल विकास, बाल विवाह से है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही परीक्षाओं में आता रहा है। ऊर्जा का पिरामिड हम सदैव होगा, उल्टा, सीधा, नहीं बनेगा या अनिश्चित बनेगा। देखिए, पर्यावरण की भी मैं रेगुलर क्लास इसी चैनल पर लाने वाला हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। पूरा कोर्स मेरे द्वारा कराया जाएगा। तो ऊर्जा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो पूरा इसका डिटेल में विद फिगर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा, सीधा, नहीं बनेगा या निश्चित बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा बनता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला है पादप और जंतु, सेकंड है घास तथा पेड़, उसके बाद है जीवीय तथा अजीवीय और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग पादप जंतु होते हैं, घास तथा पेड़ होते हैं, जीवीय तथा अजीवीय होता है। तो जब आप ये चारों ऑप्शन देखेंगे, मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो दो भाग हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि जीवीय और अजीवीय, जैविक अजैविक, इसमें ये सब कुछ आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जीवीय तथा अजीवीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप प्लवक होते हैं स्वपोषी, परपोषी, अपघटक और रसायन। ठीक है, स्वपोषी, परपोषी, अपघटक और रसायन, पादप प्लवक। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्वपोषी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। पादप प्लवक जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समुदाय के अंतर्गत आते हैं, एक समुदाय की हम बात करेंगे, एक सिस्टम की हम बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा एक विशेष समुदाय में रहने वाले जीवधारी, बी ऑप्शन है हमारा एक ही जाति के सदस्यों के समूह, सा ऑप्शन है हमारा केवल स्वपोषी और लास्ट है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो समुदाय के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक विशेष समुदाय में रहने वाले केवल जीवधारी आएंगे, या एक ही जाति के सदस्यों का समूह, या केवल स्वपोषी। तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया हुआ इसका। इसका राइट आंसर है ए, एक विशेष समुदाय में जो रहने वाले जीवधारी होते हैं वो समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक विशेष समुदाय में रहने वाले जीवधारी। क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, पहला ऑप्शन आपका वन, फिर है पर्वत, महासागर और रेगिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, महासागर जो है वो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका, महासागर। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाणु एवं कवक को कहते हैं? अपघटक कहेंगे, भक्षपोषी कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे या प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे? तो जब अभी आपको मैंने बताया था उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, एक दो दिन बाद मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण की क्लास लेकर आने वाला हूं, तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। तो जीवाणु एवं जो कवक होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो अपघटक की श्रेणी में आते हैं, जीवाणु एवं कवक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपघटक। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य, मानकी और उपर्युक्त सभी। तो बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर? पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है, ठीक है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, मानव स्वास्थ्य, मानकी और उपर्युक्त सभी। तो आप लोगों ने आंसर गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है साथियों डी ऑप्शन, इसमें सही है, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण का जो क्षेत्र होता है वो पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य और वानिकी,
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता हैं। यह भी आप लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन से लगभग हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता रहा है। तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, अन्ना हजारे और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में हुआ था, आप लोगों को जानकारी है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन कई बार पूछ लेते हैं, किस राज्य में हुआ, किस जिले में हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। इसका राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। मेघा पाटेकर जो हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। अन्ना हजारे जो हैं, अभी आपको मालूम है भ्रष्टाचार के विरोध में जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके प्रवर्तक अन्ना हजारे माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधि है। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बार बार ये कहूँगा, आप इस बात को बिल्कुल अपना जो आपके पढ़ने का तरीका है उसमें आप इस बात को हमेशा शामिल कर लीजिए कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया तो आप ये मानिए कि आप आंसर के बहुत करीब होते हैं। क्वेश्चन हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। उच्च स्तर पर, हाई लेवल की बात हो रही है, उच्च स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधि है। तो हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए। उच्च स्तर की बात करेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि, योजना विधि, नाटकीय विधि और कार्यशाला विधि। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? उच्च स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, योजना विधि, नाटकीय विधि, कार्यशाला विधि। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कार्यशाला विधि इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान स्थित है। वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, जोधपुर में है, बेंगलुरु में है, कोयम्बटूर में है। मैंने देखा है ये वाला क्वेश्चन कई साथी हमेशा गलत करते हैं, वो देहरादून इसमें आंसर लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा साथियों कोयम्बटूर। ठीक है, वन आनुवांशिकी और जो वृक्ष प्रजनन संस्थान है वो कोयम्बटूर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 19, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है वन परितंत्र, फसल परितंत्र, घास स्थल परितंत्र या अलवणीय जल परितंत्र। आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे मानव निर्मित, ठीक है, जैसे हमें पता चलता है कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है तो हम डेफिनेटली राइट आंसर तक पहुंचते हैं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फसल परितंत्र। आइए आंसर देखते हैं। ठीक है, बी फसल परितंत्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। धुएं से आंखों में जलन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, पर ऑक्सी एसिड नाइट्रेट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में PAN कहा जाता है, प्रदूषकों में PAN हमेशा एक क्वेश्चन आता रहा है। ओजोन O3 फार्मूला होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। तो धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है, SO2 होगा, पेन होगा, O3 होगा या N2O नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होता है साथियों ऑप्शन डी, नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O आपको याद रखना, इससे क्या होता है, धुएं से जो आंखों में जलन पैदा होती है वो N2O या नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर हमारा 21, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। देखिए, ऊर्जा की हम जब बात करेंगे, ऊर्जा पिरामिड जो अभी हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। जब हम ऊर्जा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा ट्रांसफ़र होती जाती है, तो पढ़ेंगे आगे चल के कि 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। तो क्वेश्चन आता है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ओडम, लिंडमैन, टेंसले या हेकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन सही है, हेकल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, पारिस्थितिक तंत्र में पादप जीवों को वर्गीकृत करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो पादप जीव होते हैं, अगर पौधों की बात करें तो इन्हें किस में वर्गीकृत किया गया है? शाकाहारियों में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में या अपचायक में। तो जब हम पादप की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाकाहारी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पारिस्थितिक तंत्र की परिचालन ऊर्जा है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पारिस्थितिक जो इकोलॉजी सिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र की परिचालन ऊर्जा है विकिरण ऊर्जा, रासायनिक बंध ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा।
तो इसका आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन इसका सही है, विकिरण ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा साथियों? विश्व जल दिवस 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर और 22 मार्च। क्या होगा इसका आंसर? तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 5 जून की, तो 5 जून को क्या होता है साथी, आप लोग जानते हो कि 5 जून को हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को क्या होता है आप लोग जानते हो, 22 अप्रैल को होता है साथियों पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को होता है ओजोन दिवस, और बचता है लास्ट ऑप्शन हमारा 22 मार्च। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइलैंड या ग्रीन सिल्वर। वनों के अत्यधिक इंपॉर्टेंस की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइलैंड और ग्रीन सिल्वर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका सही आंसर चुना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ग्रीन गोल्ड। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ये, और लगभग 3000 क्वेश्चन मेरे द्वारा इस प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जो आने वाली सीटीईटी परीक्षा और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये मेरा चैनल, मेरे प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, खुश रहिए, बिंदास रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।